आज से हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस सीरीज में जो भी वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं इसको आप एक एक करके देख लें, तब ये टॉपिक आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं दो और शब्द को, जिससे कि आपको रासायनिक अभिक्रिया आसानी से समझ में आ जाए। हमारे आसपास जितने भी घटनाएं घटते हैं हमारे आसपास, उन सभी घटनाओं को दो वर्गों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। एक तो है पहला, वो है भौतिक क्रिया, और दूसरा जो क्रिया है वो है रासायनिक क्रिया। ये दो तरह की क्रियाएं अगर आप समझते हैं तो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया को समझ पाएंगे। हमारे आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं, किन घटनाओं को भौतिक क्रिया की श्रेणी में रखेंगे और किन घटनाओं को रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखेंगे, उसको समझ लेते हैं। जो भी क्रियाएं हमारे आँखों के सामने दिखाई देती हैं वो सभी क्रियाएं भौतिक क्रिया के अंतर्गत होती हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको हमारा आँख देख पाता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हमारा आँख नहीं देख पाता है। तो जो हमारी आँख जो भी क्रियाएं हैं उनको हमारा आँख देख पाता है, उन क्रियाओं को भौतिक क्रिया में रखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। अब वर्षा का होना, ये भी एक क्रिया है। क्या वर्षा होते वक्त हम देख पाते हैं इसको? बिल्कुल देख पाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक क्रिया। किसी भी वस्तु को अगर देखें तो उसके रंग के बारे में हम अपनी आंखों से देखकर पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो रंग जो देखते हैं ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? भौतिक क्रिया के अंतर्गत। साइकिल को अगर आदमी चला रहा है तो उस साइकिल का चलना भी कौन सा क्रिया हो जाएगा? भौतिक क्रिया। तो जो भी क्रियाएं हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन सभी क्रियाओं को भौतिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनको हमारा आँख नहीं देख सकता है या नहीं देख पाता है। उन क्रियाओं को हम लोग रासायनिक क्रिया कहते हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं और जिनको हमारा आँख नहीं देख पा रहा है, उन घटनाओं को ही हम लोग रासायनिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक क्रिया है जिसको हमारा आँख नहीं देख पाता है। इसको देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, तब जाके हम इसको देख सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का निकलना या किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होना, ये भी हम नहीं देख सकते हैं। तो ये भी कौन सा क्रिया हो जाएगा? रासायनिक क्रिया। दूसरा, अगला उदाहरण देख लेते हैं। किसी भी चीज़ का एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तन हो जाना, जैसे फल हरा है और उसका पीला हो जाना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। और भी कई सारी घटनाएं हैं जिनको हमारा आँख नहीं देख सकता है, उन्हीं घटनाओं को हम लोग रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो अब आसानी से हम लोग इसमें जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे रासायनिक क्रिया को ही। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, इसको समझना है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे आग का जलना। आग का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? ये भी तो सवाल हो सकता है कि आग अगर जलता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर हम लकड़ी से आग जला रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? जब हम लकड़ी को उष्मा देते हैं तो लकड़ी जो है वो कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। ध्यान से समझिएगा, कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कि इसमें कार्बन मौजूद होता है। तो ये जो लकड़ी है ये कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। इसको जब हम उष्मा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से ये कार्बन जो है अभिक्रिया कर लेता है। और जैसे ये अभिक्रिया कर लेता है
तो ये बनाता है, ये जलना क्या कर लेता है, चालू, और जलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमें ऊष्मा देता है ये। तो ये जलने के पीछे का विज्ञान है कि जो लकड़ी हम यूज करते हैं उस लकड़ी में पहले से ही कार्बन मौजूद होता है और उसको जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ये क्या करने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है, जिससे कि हम ये दो तरह का पदार्थ का निर्माण करता है। ये अलग पदार्थ था, ये अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिला और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और साथ में ऊष्मा बना दिया। और इस ऊष्मा का या कहे इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग कई अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो इस तरह से आग का जलना होता है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगने के पीछे का क्या है विज्ञान? तो लोहा, आप लोगों को पहले के टॉपिक में हम बता चुके हैं कि लोहा एक तत्व है जो कि आवर्त सारणी में इसको रखा गया है। इसका जो परमाणु संख्या है वो 26 है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लोहे का जो संकेत होता है वो होता है Fe। अभी बाहर वायुमंडल में, खुले वायुमंडल में जो लोहा आपको दिखता है छड़ के रूप में या मोटे रॉड के रूप में या दरवाजे के रूप में, ये लोहे का जो फॉर्मूला होता है, संकेत होता है, वो होता है Fe। ये क्या करता है, जब इसको कुछ नहीं करते, खुले वायुमंडल में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल में बहुत कुछ मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और भी कई प्रकार के गैसें, और साथ में हमारे वायुमंडल में जलवाष्प भी मौजूद होते हैं। ये जलवाष्प यानी H2O क्या करता है, लोहे के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो लोहा एक अलग पदार्थ है, जलवाष्प यानी जल एक अलग पदार्थ है, और ये बना देता है Fe2O3। Fe2O3 ये क्या करता है, इसी को हम लोग कहते हैं जंग। और जंग ये जो होता है ये भूरे रंग का परत होता है जो लोहे के ऊपर चढ़ जाता है और लोहे को कमज़ोर करता है। तो जंग का लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था दूसरा उदाहरण। तीसरा है धुआं का निर्माण होना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लकड़ी में जो मौजूद कार्बन है उसको जब ऊष्मा देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, ये अभिक्रिया कर लेता है और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मौजूद था लकड़ी में और इससे आकर मिल गया कौन, ऑक्सीजन, तो ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अलग पदार्थ, ये अलग पदार्थ, यानी दो पदार्थ के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। इसी क्रिया को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसको समझ कर रखना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को हम लोग कर देते हैं आम बोलचाल की भाषा में धुआं, ये ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण कहता है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम मोम यूज करते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। जो हम मोम यूज करते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसका फॉर्मूला होता है C25H52। ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। जैसे ही इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये जलना शुरू हो जाता है। तो इसका कुछ भाग जो है वो पिघलकर द्रव बन जाता है और कुछ भाग वायुमंडल में चला जाता है। ध्यान देना है, ये क्या कर लेता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तो ये मोम का फंक्शन है। और मोम का कुछ कार्बन जो है वो धुआं बन के वायुमंडल में चला जाता है और कुछ द्रव बन के उसके नीचे जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मोम है और इसमें मोमबत्ती डाल दिए तो मोमबत्ती बन गया। इसका सूत्र होता है C25H52। ये भी क्या किया, इसको जब हम ऊष्मा दिए तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का निर्माण कर दिया। तो ये जलने की क्रिया है। और भी देख लेते हैं इसको, अगला उदाहरण को, भोजन का पचना। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया था भोजन किस प्रकार से पचता है। भोजन का पचने का मतलब होता है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही भोजन का पाचन कहलाता है। जैसे अगर हम भोजन लिए तो भोजन को तोड़े तो ये टूटेगा पोषक तत्व में। और पोषक तत्व माने क्या,
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, etc। तो ये सभी जो हैं ये पोषक तत्व हैं जो कि भोजन में मौजूद रहते हैं और ये हमारे शरीर में जाकर कई प्रकार के कार्यों को करते हैं। शरीर के मरम्मत करना हो या अन्य कार्य हो, तो भोजन का जो पाचन है क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा। भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही पाचन है। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम निकलते हैं हमारे शरीर के कई अंगों से और तब जाके ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है। तो ये एंजाइम उससे अभिक्रिया करते हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक क्रिया है, ये ध्यान में रखना है। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? श्वसन जब हम करते हैं तो हम अपने शरीर के अंदर वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले जाते हैं। ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये अभिक्रिया करता है तो बना देता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए करता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण है ये ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो निर्माण होता है इसी ऑक्सीजन से हो रहा है और इसी ग्लूकोज के मिलने से हो रहा है। तो ऑक्सीजन एक पदार्थ, ग्लूकोज दूसरा पदार्थ, ये दोनों मिले तो नए नए पदार्थों का निर्माण हुआ। यही घटना तो रासायनिक अभिक्रिया है, सिंपल। तो श्वसन की क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, जल का बनना। और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके रासायनिक अभिक्रिया के, लेकिन आप जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को देखकर अगर हम उदाहरण उठाते हैं तो शायद आप पढ़ाई को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं, जल का बनना। तो जल का निर्माण कैसे हुआ है? क्या वर्षा होने से जल का निर्माण होता है? बिल्कुल भी नहीं। जल दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से बना है, उसे ही हम कहते हैं परमाणु। ये हम पिछले टॉपिक में आपको बता चुके हैं, पिछले के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा परिचय दे चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें जल के बनने के पीछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान है। ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और जल का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं, इसी को जल कहा जाता है। तो जल के पीछे बनने के पीछे का भी विज्ञान क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना। ये दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। ये गैस है, ये भी गैस, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस, और मिले तो द्रव का निर्माण कर दिए। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो कई अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटते हैं। तो एक बार फिर से रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आप लोग सुने ताकि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाए। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया, ये हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं। अगला जो पॉइंट है, इसके अलावा भी कई उदाहरण हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे नमक। नमक तो हम डेली जीवन में अपना उपयोग करते हैं। तो नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl। ये एक सॉलिड फॉर्म है, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये किससे मिलकर बना है? तो दो अलग अलग पदार्थ हैं इसमें, सोडियम है और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन को अगर आपस में अभिक्रिया करा दिया जाए तो नमक का निर्माण हो जाता है। इसके गुणधर्म अलग हो जाते हैं। ये ठोस अवस्था में पाया जा रहा है, ये गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है, दोनों मिलकर एक ठोस बना रहे हैं। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है और इसका गुण बिल्कुल अलग है। तो दो अलग अलग गुण वाले मिलकर एक नए गुण का भी निर्माण कर देते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं में रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से मिला हुआ है। इनको समझना हमें ज़रूरी है। ये हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए शायद हमें समझ में पूरी तरह से नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण के साथ आपको समझाया जाए जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में उपयोग में आते हैं,
उन उदाहरण को आप समझकर आसानी से रसायन शास्त्र को समझ सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण घर का उठा लेते हैं, और गैस सबके घर में आज के समय में अवेलेबल है। गैस का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और जलने के पीछे एक ही विज्ञान है, वो है कार्बनिक यौगिक। जो हमारे घर में सिलेंडर होता है उसमें ज़्यादातर मात्रा मीथेन का है, और उस मीथेन को जब हम उष्मा देते हैं माचिस के द्वारा या लाइटर के द्वारा, तो ये गर्म होकर बहुत तेज़ी से ज्वलनशील होता है। ये तुरंत उष्मा पाकर ऑक्सीजन से तेज़ी से अभिक्रिया करना चालू कर देता है, और इसमें से कार्बन टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा देते हैं। उस उष्मा का उपयोग हम लोग भोजन को बनाने के लिए करते हैं। ये सिंपल स्टेप तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज पहला पार्ट है इसको ध्यान से देखें, बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके पहले के जो वीडियो चढ़ाए गए हैं उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखें। तो ध्यान से समझें इसको और ध्यान से पढ़ें, रिवीजन करें बार बार ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।